तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। एक मिनट में सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया। देखिए, आप लोग का आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा पिछले 2 साल का और उसका आंसर भी दूंगा, ठीक है। और सारा पीडीएफ जो आपका माइनर पेपर है, इसमें टोटल 6 गो सब्जेक्ट है एसकेएमयू दुमका में। पहले मैं समझाऊंगा माइनर पेपर के बारे में और माइनर वोकेशनल के बारे में, ठीक है। क्योंकि समझिए, समझना ज़्यादा जरूरी है। पढ़ने का तो एक 5 क्लास का बच्चा भी पढ़ लेगा ना। देखिए आज मैं वीडियो नहीं डाल पाया, सॉरी। क्योंकि थोड़ा सा कॉलेज भी गया था और फिर मेडिकल वगैरह भी गया था ब्लड टेस्ट करवाने, ठीक है। तो सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। ऐसा ना सोचिएगा कि आपको मैं छोड़ दिया, नहीं, आपको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ, ठीक है। तो जब भी खाली रहता हूँ आप ही का वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल चलते हैं माइनर क्या होता है और माइनर वोकेशनल क्या होता है। देखिए, जितना भी विषम संख्या वाले सेमेस्टर हैं, विषम संख्या मतलब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7, ठीक है। 7 मैं आँखें इसलिए बंद कर देता हूँ क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा आता है और मुझे आँख चश्मा लगेगा अब, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में आँख में बंद करता हूँ। तो सेमेस्टर 1, 3, 5 और 7, ये जो 4 गो सेमेस्टर है, ये विषम संख्या वाले सेमेस्टर है और इसमें माइनर पेपर आपका रहेगा। माइनर पेपर, सिंपल माइनर पेपर, जैसे हिस्ट्री माइनर या पॉलिटिकल साइंस माइनर या हिंदी माइनर, जो सब्जेक्ट वाले माइनर होते हैं उसको सिंपल माइनर पेपर कहते हैं, जो आपके विषम संख्या वाले सेमेस्टर में रखे जाएंगे। जैसे सेमेस्टर 1 में रखे होंगे आपने कुछ माइनर। अब माइनर वोकेशनल क्या होता है, सेमेस्टर 2 हो गया, सेमेस्टर 4 हो गया, सेमेस्टर 6 हो गया, सेमेस्टर 8, यानी कि इवन संख्या वाले जितने भी सेमेस्टर हैं, ठीक है, सम संख्या वाले, उसमें आपको माइनर वोकेशनल पढ़ना है। वोकेशनल मतलब व्यावसायिक अध्ययन, ऐसा अध्ययन जो आपके जीवन में काम आता है, ठीक है। किताबी दुनिया से हट के थोड़ा सा वास्तविक जीवन में काम आएगा, वो इसको वोकेशनल माइनर कहते हैं। और ये आपको कब कब पढ़ना होगा, सेमेस्टर 2 में, 4 में, 6 में और 8 तक जाएंगे तो 8 में। हालांकि मैक्सिमम बच्चे सेमेस्टर 6 जाके छोड़ देते हैं पढ़ाई। चौथा साल जो होता है, सेमेस्टर 7 और 8, वो कुछ ही लोग करते हैं। मुझे लगता है आप में से 90% कैंडिडेट ना सेमेस्टर 6 में ही छोड़ दीजिएगा पढ़ाई अपना, ठीक है। तो सेमेस्टर 6 में जो है ये माइनर वोकेशनल पेपर है, मतलब व्यवसायिक अध्ययन वाला पेपर है माइनर का, ठीक है। आप बोल रहे हैं यार आज जी कर पढ़ाई कर रहे हैं आप। हाँ, चश्मा लगेगा उसके बाद फिर कंटिन्यू रखूँगा, इसलिए आज वीडियो भी नहीं डाला। माथा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, ये आँख मोबाइल देख देख के 10 घंटा 12 घंटा मोबाइल, लैपटॉप, समझ रहे हैं। हालत ख़राब हो जाता है। ऑनलाइन काम बहुत ख़राब काम है यार, मतलब अच्छा है लेकिन आँख इसमें ख़राब हो जाता है ना। तो सेमेस्टर 2 में भी आपको माइनर वोकेशनल पढ़ना है, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी। अब आता है कि ये जो माइनर वोकेशनल है ये कितने नंबर का है। ये 100 नंबर का होता है। इसमें 75 नंबर का जो है एक्सटर्नल एग्जाम और 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है। और एसकेएमयू में टोटल 6 गो माइनर पेपर है, जानकारी लीजिए। उसके बाद आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा 6 को कौन कौन सा है। मैक्सिमम स्टूडेंट, लगभग 80% स्टूडेंट ने ये रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आप भी मैं आपका क्लास करने वाला हूँ उसका, ठीक है। सेकेंड माइनर पेपर आपका आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जैविक खेती। थर्ड माइनर पेपर आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, ठीक है, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट रखे हैं। उसके बाद आता है आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और मशरूम कल्चर। मशरूम कल्चर मतलब वही खुखड़ी फुटका वाला, ठीक है, मशरूम की खेती। और मेडिकल लैब टेक्निक, ये भी आपका है साइंस के। तो साइंस वाले स्टूडेंट खासतौर पे ये दो रखें, हालांकि कोई भी किसी को भी रख सकता है, ठीक है। तो यही 6 सब्जेक्ट हैं, 6 या 5 है, 6 गो है ना। तो सबका पीडीएफ मैंने ऐप पे दे दिया है। एमडीसी का पेपर सेमेस्टर 2, जब आप ऐप को ओपन करते हैं तो सेमेस्टर 2 के नीचे में जस्ट एमडीसी का पेपर आएगा। जो भी आपका एमडीसी होगा, बॉटनी, जूलॉजी, चाहे जो भी रखें, 16 को सब्जेक्ट का लगभग एमडीसी का पेपर अपलोड है। तो जब सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 रहता है ना, वहीं पे सबसे ऊपर में देखिएगा सेमेस्टर 2 के जस्ट नीचे लिखा होगा एमडीसी सेमेस्टर 1, 2, 3, यानी कि एमडीसी पेपर जो है सेमेस्टर 1 में भी सेम है, 2 में भी सेम है और 3rd में भी, तीनों का एमडीसी पेपर सेम रहता है, ठीक है। तो एमडीसी वाला वीडियो ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड है, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। और आज हम लोग करने वाले हैं माइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन। इस कोर्स को पढ़ने का उद्देश्य आप सबको मालूम है कि होने वाली आपदाओं से हमें कैसे सुरक्षा करना है। अब चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, और इसके आंसर भी। कौन कौन मेरा नाम नहीं जानते हैं, लगभग सबको जानते हैं।
कुछ लोग ज्ञान बोलते हैं, कुछ लोग सागर बोलते हैं। तो भाई मेरा नाम है सागर साहब, ठीक है, और मैं बोकारो से रहने वाला हूँ। मैंने अपना पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया है, ठीक है, और मैं अभी बीएड कर रहा हूँ रांची कॉलेज रांची से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं यूजी सेमेस्टर 2 में। यह 2024 में, मतलब 25 में पूछा गया था, 24 लिखा है। 23-27 सेशन वाले यानी कि आपके सीनियर वाले के लिए पूछा गया था। पेपर का नाम है माइनर 2A डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन। इसमें फुल मार्क्स 75 है। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है। टाइमिंग जो है 3 आवर दिया जाता है, ठीक है। और जैसा कि हर एक पेपर में बोला जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब आप अपने भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर का, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 5 मार्क्स का है लेकिन यह सब्जेक्टिव है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 5 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव। अब आता है ग्रुप बी, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्नों के बनाने होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से किसी 4 को बनाना होगा, ठीक है, 15 मार्क्स वाले। तो इन सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद पेपर 2 हम लोग इसी में करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे सेमेस्टर 2 2024 डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप ए का क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्रदूषण क्या है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, आप चाहे तो इसको छोटा भी लिख सकते हैं। प्रदूषण क्या है ये पूछा गया था, व्हाट इज पॉल्यूशन, ठीक है। इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, क्वेश्चन दोनों भाषाओं रहेगा, उत्तर केवल हिंदी में। व्हाट इज पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या है। उत्तर है प्रदूषण वह स्थिति है, प्रदूषण वह स्थिति होता है जब वायु, जल, भूमि या ध्वनि, 4 प्रकार का प्रदूषण होता है। क्या क्या? पहला है वायु यानी कि एयर पॉल्यूशन, दूसरा है जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, भूमि प्रदूषण जिसको हम लोग लैंड पॉल्यूशन बोलते हैं, भूमि प्रदूषण, और ध्वनि प्रदूषण जिसको हम लोग साउंड पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब वायु, जल, भूमि या ध्वनि में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। और प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर या जीवन पर जो है मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। सिंपल लिखिएगा, मानव स्वास्थ्य, जंतु या वनस्पति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। थोड़ा अपना भाषा का प्रयोग कीजिएगा। और औद्योगिक कचरा, ठीक है, वाहनों का धुआं, रासायनिक पदार्थ और गाड़ियों के शोरगुल इसके उदाहरण हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल आप अपने शब्दों का प्रयोग कर लीजिएगा। मुझे मालूम है आप समझ गए हैं, लेकिन अपने शब्दों से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपदा रोकथाम का क्या अर्थ है, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर प्रिवेंशन, ठीक है। तो आपदा का रोकथाम, देखिए आपदा सबको मालूम है कि अचानक जब कोई ऐसी घटना होती है प्राकृतिक या मानव निर्मित जिससे मनुष्य के जान या माल की हानि होती है। माल मतलब वो वाला नहीं, लड़की वाला नहीं, ठीक है। लड़की वाला जनरली झारखंड में यही चलता है ना जी, माल मतलब लड़की, तो वो वाला माल नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। माल का अर्थ होता है कि हमारा कोई सामान, ठीक है। नुकसान, तो आपदा से जब कोई अचानक ऐसी घटना होती है प्राकृतिक या मानव निर्मित जिससे मनुष्य के जीवन या सामान की क्षति पहुंचती है तो उसे आपदा कहते हैं, ठीक है। तो आपदा रोकथाम का अर्थ है ऐसी योजनाएं और उपाय अपनाना जिनसे आपदा के घटित होने की संभावना को कम किया जा सकता है, ठीक है। आपदा तो अगर होगा ही, जैसे भूकंप होगा तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आपदा होने की संभावना जो होती है उससे जो क्षति पहुंचता है उसको कम किया जाएगा, ठीक है। उसके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके, मतलब उसका जो क्षति होगा उसको कम किया जा सके। इसमें सुरक्षित निर्माण यानी कि घर को हम लोग अच्छे से बनाएं, बीम देके, कॉलम देके, ठीक है, ज़्यादा हाइट पे ना बनाएं, इंजीनियरिंग की देख रेख पे बनाएं। पूर्व चेतावनी प्रणाली, ठीक है, घर में तड़ित चालक लगाएं, जैसे बिजली तो कड़केगा लेकिन आपको पेड़ के नीचे नहीं रहना है, ठीक है। जन जागरूकता रखना, जैसे कि घर में बिजली वगैरह का अच्छे से रखना है, वो भी एक प्रकार का आपदा का रोकथाम है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको अचानक होने वाली दुर्घटना से या धीरे धीरे होने वाली दुर्घटना से बचाती है, आपदा का रोकथाम कहलाता है, ठीक है। जैसे पुल धंस गया है, मतलब पूरा हिल रहा है, अब उसको रोक दीजिए, वो भी एक आपदा का क्या है, रोकथाम है। समझ गए? हाँ, कि भाई ये पुल
है तो इस पर कृपया गाड़ी धीरे चलाएं लिखा रहता है ना, वो क्या है, वो आपदा का रोकथाम है। अक्सर देखे होंगे कि आगे पुल है कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, आगे स्कूल है कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। ठीक है, हालांकि वो स्कूल वाला ज़्यादा है लेकिन वो आपदा नहीं है। ठीक है, वो आपदा बन सकता है, क्यों, क्योंकि स्कूल है और ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाइएगा एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, तो इसीलिए बोला जाता है। या फिर साउंड पोल्यूशन करेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, झारखंड में कौन से क्षेत्र सूखा के ग्रस्त हैं? तो आपको मालूम है झारखंड में 24 गो जिला है। ठीक है, और सबसे, एक मिनट, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है झारखंड में वह लातेहार जिला में होती है। ठीक है, लगभग सबसे ज़्यादा लातेहार जिला में ही वर्षा होती है ना, और इसे कोई फिक्स मेजर नहीं किया गया है, और सबसे कम होता है चाईबासा वाले के क्षेत्र में। परंतु सूखा के मामले में देखा जाए तो पलामू जिला सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, पलामू में, और सबसे ज़्यादा खेती भी पलामू में होता है। आप जान के हैरान होंगे कि पलामू में सबसे ज़्यादा खेती होता है और पलामू में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है। और पलामू जिला झारखंड का ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लॉक है, 21 गो ब्लॉक है पलामू में शायद, मगर मैं मतलब 2 साल से नहीं पढ़ा हूँ शायद। ठीक है, तो पलामू सबसे ज़्यादा ब्लॉक है, शायद 21 ब्लॉक है। पलामू, गढ़वा और लातेहार ये तीनों जो है पलामू प्रमंडल में आते हैं, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर में है, पहले डाल्टनगंज उसको बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा चतरा और गुमला, इन जिलों के कई भूभाग सूखाग्रस्त हैं। ये जो हमारा जैसे झारखंड, अगर आप देखे होंगे तो हमारा ये जो झारखंड का है मैप इस तरह का है। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे आता है गढ़वा, यहाँ पे आता है पलामू, यहाँ पे आता है लातेहार। ठीक है, चतरा और गुमला, मतलब ये सब ऊपर वाला जो एरिया आता है जो बिहार से टच किया है बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर जो है बिहार से टच किया हुआ है, और इसी सब एरिया में ज़्यादातर क्या होता है, सूखा ग्रसित है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, गुमला जिलों के कई भाग सूखाग्रस्त माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा जो है अनियमित होती है, यानी कि रेगुलरली नहीं होता है, और जल संसाधन की कमी के कारण कृषि एवं जनजीवन प्रभावित होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो भाई आप लोग में से भी संथाल परगना का एरिया आता है, खास तौर पे साहेबगंज जिला, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी गुजरती है, गंगा माता ना, मैया हो गंगा मैया। चलिए आगे देखते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, बहुत फेमस गाना है। तो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर जिले में खास तौर पे झारखंड के प्रमुख बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम आता है तो वो साहेबगंज। ठीक है, इन क्षेत्रों में गंगा, दामोदर और उनकी सहायक नदियों के कारण जो है, जैसे कि स्वर्ण रेखा हो गई, सॉरी स्वर्ण रेखा बोलते हैं, मयूराक्षी हो गई। ठीक है, इनके कारण जो है वर्षा के समय बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है और कई बार बाढ़ भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है, अच्छा बांसलोई नदी भी है ना जी, आप लोग के घर साइड में होगा, किसके किसके है, बांसलोई है, मयूराक्षी है, और फिर आपका गंगा नदी है। मैं भी जाऊंगा साहेबगंज यार एक दिन। ठीक है, पूजा वूजा करके आऊँगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, नेम सम ऑफ द मेजर नेचुरल डिजास्टर इन झारखंड स्टेट। तो पूछा गया है कि झारखंड राज्य में कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। कौन कौन सा प्राकृतिक आपदा हो सकता है झारखंड में? तो झारखंड में तो सबसे ज़्यादा क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है भाई। ठीक है, सुखाड़ योजना आपको 2500 रुपया मिला होगा। बाढ़ होता है, सूखा होता है, चक्रवात होता है, अरे भाई थंडरिंग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जिसको हम लोग ठेर बोलते हैं, ठेर या कड़क जो होता है, कड़क के कारण बहुत ज़्यादा मरता है आदमी। ठीक है, तो भूकंप, भूकंप बहुत कम होता है। जंगल की आग, दावानल जिसको बोलते हैं, जंगल में आग लग जाता है। ठीक, प्राकृतिक आपदाएं, और वो उसको भी लिख दीजिएगा, तड़ित चालक। ठीक है, झारखंड बहुत टॉप 10 राज्यों में है जहाँ पे तड़ित के कारण बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। ये आपदाएं राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि और जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हाथियों के द्वारा भी झारखंड में कई लोगों की जान जाती है। कुछ दिन पहले ही हमारे एरिया में एक आदमी का हाथी में से जान चला गया। बोकारो में बहुत ज़्यादा हाथी है यार। ठीक है, बोकारो हो गया, आपका दालमा अभयारण्य के अगल बगल में, मतलब झारखंड में लगभग हाथी सब जगह है, इसीलिए तो झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे 5 मार्क्स वाला, चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की व्याख्या करें। व्हाट इज साइक्लोन, एक्सप्लेन ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो चक्रवात क्या होता है? चक्रवात नाम से सुनने से लगता है कि चक्र जैसा घूमने वाला, कृष्ण भगवान का चक्र याद आता है ना, सुदर्शन चक्र।
हम ही कृष्ण के चक्र सुदर्शन, हम ही धरा किसान है। आपको गाना याद है? चलिए, तो चक्रवात वायुमंडल में बनने वाली एक शक्तिशाली प्राकृतिक घटना है। क्या है? चक्रवात वायुमंडल में, ठीक है, बनने वाली एक प्राकृतिक यानी कि स्वयं जो ईश्वर के द्वारा घटित की जाती है, जिसमें वायु बहुत तेज गति से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर घूमती है, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर घूमती है। और चक्रवात का निर्माण तब होता है जब वायुमंडल दाब में अचानक कमी आ जाती है, ठीक है, एयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसमें कमी आती है और चारों ओर से हवाएं जो है केंद्र की ओर आकर्षित होने लगती है। इसके साथ ही भारी वर्षा होती है, ठीक है, जिसको मूसलाधार वर्षा बोलते हैं। और ख़ास तौर पे चक्रवात आपका बरसात के दिनों में होता है। आंधी और समुद्री जलस्तर से वृद्धि होती है, जिसमें तटीय क्षेत्र में भारी क्षति होती है। और झारखंड में अधिकतम जो चक्रवात होता है वो बंगाल की खाड़ी से उठता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवात होते हैं जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में लगभग 26 डिग्री सेल्सियस, कितना, 26 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान वाले समुद्री जल के ऊपर विकसित होते हैं। इनका मुख्य ऊर्जा गर्म और आर्द्र, देखिए उष्णकटिबंधीय बोला गया है ना, तो उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म वाले, ठीक है, तो गर्म और आर्द्र समुद्री वायु होती है। और ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं और तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा तथा समुद्री तूफान, जिसको स्टॉर्म सर्ज बोला जाता है, ठीक है, के कारण जन और धन की हानि होती है। और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे झारखंड नहीं बोला गया है, ध्यान रखिएगा, ये चक्रवात है। चक्रवात क्या है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, तो आप इसमें विश्व का भी बता सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आप लिख दीजिएगा कि चक्रवात क्या है, समुद्र से उठने वाली हवाओं के कारण जब तीव्र लगातार वर्षा होती है, ठीक है, और हवा की गति कितना किलोमीटर पर आवर होता है यार, एक बार देख लीजिएगा, उसके कारण फिर आसपास के क्षेत्रों में खूब मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है। और अपना भाषा का भी प्रयोग करना है। और उष्णकटिबंधीय वाला में 26 डिग्री सेल्सियस को जरूर लिखना है, ठीक है, अगर वो आता है तो। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, क्यों हमें आपदा प्रबंधन का स्टडी करना चाहिए, वाई, ठीक है, स्टडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए आपदा प्रबंधन इन फ्यूचर आप लोग सब कोई फैमिली में आएंगे, हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, मैं थोड़ा जल्दी आऊँगा इसी साल शायद, ठीक है, या अगले साल। तो क्या होता है कि हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, ठीक, एक मनुष्य प्राणी है और मनुष्य प्राणी होने के नाते सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कभी प्रकृति के सामने, ठीक है, मतलब कभी प्रकृति के फॉर्म में तो कभी पर्सनल लाइफ में। तो इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या करना है, रेडी करना है, किसको, अपने आप को, ठीक है। तो यही एक आपदा का अध्ययन वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों, प्रकृति के द्वारा और मनुष्य द्वारा बनाए आपदाओं की संख्या, तीव्रता दोनों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और दोनों प्रकार की आपदाएं हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं। आपदा प्रबंधन हमें आपदाओं से पहले तैयार कर देती है, ठीक है, ताकि आपदा के समय प्रतिक्रिया देने और आपदा के बाद पुनर्वास या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को समझने में सहायता होती है। समझ गए? अब जैसे कि उदाहरण दीजिए प्राकृतिक आपदा का। प्राकृतिक आपदा तो आप कोई भी बोल सकते हैं, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, ठीक है, थंडरिंग हो गया यानी कि तड़ित, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा। मानव निर्मित जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण एक मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक मानव निर्मित आपदा है। रासायनिक विस्फोट, ठीक है, बम फोड़ना, ये सब क्या है, मानव निर्मित आपदा है। तो इसके अध्ययन से समाज में जागरूकता बढ़ती है और लोग आपदाओं के प्रति सजग बनते हैं। यह जीवन और संपत्ति की क्षति को कम करने में सहायक होता है। और आपदा प्रबंधन का ज्ञान, ठीक है, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करता है। साथ ही यह सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है और भविष्य की, इन फ्यूचर में आने वाली जो भी घटनाएं होती हैं उनसे निपटने की क्षमता हमें विकसित करती है। इसलिए आपदा प्रबंधन का अध्ययन हमारे समाज और देश दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको एग्जाम में कितने शब्दों में करना है? 500 से ज़्यादा शब्दों में। ठीक है, 500 शब्द माने एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का भी दोनों साइड, ठीक है, और तीसरे खड़ा पन्ना का एक साइड। अगर इतना लिख पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 4 पेज में लिख दीजिएगा, मतलब 2 खड़ा पन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, इसका महत्व स्पष्ट करें। देखिए आपदा प्रबंधन क्या है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो रात के 9:30 बज चुके हैं, लगभग 10 बजे तक मैं वीडियो चलाऊँगा। ठीक है, उसके बाद सो जाऊँगा मैं भी। आप लोग के चक्कर में ना मैं बहुत रात जागा हूँ यार, 1 बजे रात तक, 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक मैं ऐप में PDF दिया हूँ बना बना के। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, इसका महत्व स्पष्ट करें। देखिए आपदा प्रबंधन क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन एक सुव्यवस्थित मतलब अच्छे से सिस्टमेटिक वे में बनाया हुआ सतत प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। आपदा प्रबंधन एक बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित, यानी कि प्रकृति से होने वाले नुकसान या मानव के द्वारा होने वाले जो भी आपदाएं, उससे जो नुकसान होता है उसको वैज्ञानिक ढंग से हम लोग क्या करते हैं, समाधान रूप, ठीक है, या नुकसान को कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपदा से पहले तैयारी करना। ठीक है, यानी कि आपदा जब होगा उससे पहले ही हम लोग उसको तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि जब आपदा आएगा, वो बोलते हैं ना भोजक समय कोहड़ा रोपे से की फायदा, तो भोज के समय कोहड़ा नहीं रोपना है पहले ही समझ रहे हैं ना। तो ऐसा तैयारी कीजिए कि आपको वो सिचुएशन ही ना बने, और बने भी तो उसमें कम से कम नुकसान हो। ठीक है, तो आपदा के समय प्रभावी तैयारी, ये जो प्रतिक्रिया होती है देना, और आपदा के बाद राहत, जब आपदा ख़त्म हो जाएगी, जैसे बाढ़ आया, ठीक है, तो बाढ़ से पहले सबको अवेयर कर दिया जाता है कि भाई अपने अपने घर को खाली कर दें, बाढ़ आने का संभावना है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। या फिर भूकंप का तो पता नहीं लग पाता, लेकिन बाढ़ का लग जाता है ना। ठीक है, तो सब खाली कर दिया जाता है, इम्पोर्टेंट सामान निकाल लिया जाता है, और फिर बाद में अपना जगह को ढूंढा जाता है। इसमें प्रशासन, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं या फिर NGO वगैरह हैं, ठीक है, ये सभी जो है साथ में मिल के काम करते हैं। ये सबको लिखना है आपको। ठीक है, NGO मतलब, NGO क्या होता है, बहुत से लोग नाम नहीं सुने। NGO ये क्या होता है? NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं गैर सरकारी संगठन। ठीक है, आपने सुना है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। ठीक है, मतलब उसमें गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, यह आदमी के सहयोग से चलता है, कि कोई खास व्यक्ति या कोई समाज के द्वारा, ठीक है, इसको पैसा दिया जाता है। और वो, जैसे मैं मान लीजिए ज्ञान सागर NGO में खोल दूंगा, ठीक है, अनाथ बच्चों को रखूंगा, तो वो क्या है, एक NGO है। NGO मतलब जहाँ पे सरकार नहीं बल्कि आम आदमी उसको चलाते हैं समाज के कल्याण के लिए। ठीक है, चलिए, तो समाज के कल्याण में ये NGO वाले भी आपदा प्रबंधन में काम करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में आपदा प्रबंधन का विशेष महत्व है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ये सब पॉइंट लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है हमारे देश में भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन जैसी आपदाएं बार बार आती रहती हैं। भूकंप होता है, मैंने भी एक बार फील किया है, 2013 था। ठीक है, 13 या नहीं यार 16 था, 2016। ठीक है, मैं 9 क्लास में पढ़ रहा था, और हमारे बोकारो में भूकंप आया था। मतलब मैं खाना खा रहा था, अचानक से देख रहे हैं, सीटा का घर था मेरा, तो हिल रहा, हम बोल रहे दा दा, हमको लगा कौवा है यार, तो देख रहे तो हट ही नहीं रहा है। फिर देख रहे बेटा ये तो हिल रहा है पूरा। तब फिर खाना खा रहे थे, हमको चक्कर जैसा लगने लगा, तब फिर हम तुरंत अपनी मम्मी को बोले, और फिर हल्ला करने लगे। तो सब आदमी धीरे 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 निकल रहा है, और देख रहे हैं कि बाहर आदमी ऑलरेडी निकला हुआ है कुछ कुछ। तो एक बार मैं फील किया था भूकंप को, 2011 में बोकारो में आया था हल्का सा। ठीक है, तो बीच बीच में आते रहता है, कभी न कभी आप लोग को भी फील हुआ होगा। तो ये सब क्या है आपका, हम लोग कैसे जानते हैं, किताब पढ़ के, ठीक है, TV रेडियो सुन के, ये सब अवेयरनेस फैलाने का जगह है। भूस्खलन कहाँ पे होता है, भूस्खलन, अच्छा चक्रवात समझ गए, सूखा समझ गए, बाढ़ समझते हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पानी आता है तो उसको बाढ़ कहा जाता है।
सूखा, ज़रूरत से कम मात्रा में वर्षा होती है तो उसको सूखा, आम भाषा में मैं अभी बता रहा हूँ। चक्रवात, जब समुद्र के जल का स्तर बन के हवा के साथ बरसती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। भूस्खलन, जमीन का खिसकना भूस्खलन है। ये सभी आपदाएं होती रहती हैं हमारे भारत में, ठीक है। और आपदा बार बार आती है, आपको बता के नहीं आएगी। राष्ट्रीय ये जो आपदा है, इन आपदाओं से निपटने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया है, ठीक है। और इसके अनुसार भारत का लगभग 60% भूभाग भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है, ठीक है। जबकि हर वर्ष औसतन 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। इन परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन मानव जीवन और संपत्ति की रक्षा में अत्यंत सहायक है। इसीलिए ये सब्जेक्ट सिलेबस में डाला जाता है ताकि आदमी अवेयर हो सके कि भाई बाढ़ आता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे सूखा होगा, चाहे कुछ भी आपदा आ जाएगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको मालूम है। जैसे बिजली कड़क रही, आप बीच खेत में हैं तो पानी से उड़ जाएंगे, पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से भूकंप यदि कहीं पे होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पाँव के बल बैठ जाना है, आराम से खड़ा नहीं रहना है, और किसी खुले मैदान में जाके ये सब करना है, ठीक है। खुले मैदान में जाके बैठ जाए, खड़ा नहीं रहें। हालांकि एक दो को शरारती होता है, खड़ा होकर देखता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, भगवान करे, अल्लाह करे ऐसा हमारे पास सिचुएशन कभी ना आए कि भूकंप वगैरह झेलना पड़े हम लोग को। और झारखंड में सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा भूकंप 2001 में आया था गुजरात में, 26 जनवरी के दिन, ठीक है। हालांकि खैर था कि 26 जनवरी का दिन था, सभी बच्चे ग्राउंड में थे, झंडा फहरा रहे थे और भूकंप हुआ था और बहुत सारा जो है ना ये गिर गया था। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा 2001 गुजरात का भूकंप, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आपदा प्रबंधन का महत्व इस बात में भी निहित होता है कि यह आर्थिक क्षति को कम करता है, ठीक है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार भारत को प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदा से लगभग 2 से 3% जीडीपी का नुकसान होता है। मतलब हमारा जितना बजट है देश का, उसका 2-3% जो है ना केवल आपदा को संभालने में चला जाता है, ठीक है। उचित योजना और पूर्व चेतावनी प्रणाली इस नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन समाज में जागरूकता पैदा करता है और लोग को आपदा के समय आत्मनिर्भर बनाता है। इस प्रकार आपदा इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन जो है ना राहत का काम करता है, लोगों को जागरूक करके, ठीक है। स्टूडेंट को 9 क्लास में ही आपदा प्रबंधन का एक चैप्टर रहता है, आप भी पढ़े होंगे, ठीक है। मालूम है नहीं अब है या नहीं, तो पहले जब हम 2017 में 10th दिए थे उस टाइम पे था। नेक्स्ट, खतरा विपत्ति का क्या अर्थ है, किन्हीं 2 खतरों के नाम लिखें। तो अब आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ऐप के बारे में, जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए। तो ये हमारा ऐप ज्ञान सागर, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में भी अगर आप सर्च करेंगे ज्ञान सागर तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल हर कोई कर लेंगे, इंस्टॉल करने का कोई पैसा नहीं है, ठीक है। कोर्स खरीदने का पैसा है। इसके बाद कोर्स ऐसा नहीं कि 5-6 हज़ार रुपया लूँगा मैं आपसे, नहीं नहीं नहीं, 500-600 भी नहीं लूँगा, सिर्फ कितना लूँगा, 60 रुपया। तो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद इस तरह से आएगा, आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और एक ऑप्शन आएगा इस तरह से, फुल नेम और फ़ोन नंबर। यहाँ पे अपना नाम दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालेंगे, ऐप ओपन हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑल कोर्स में आना है। ऑल कोर्स में आने के बाद आपको एसकेएमई दुमका का कोर्स ले लेना है। इस तरह से बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स खुल जाएगा, आपको एसकेएमई दुमका का कोर्स लेना है और उसके बाद फिर सेमेस्टर 5 का, ठीक है। सेमेस्टर 5 में आके आपको जो है क्या कर लेना है, कोर्स को ले लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। खतरा या विपत्ति का अर्थ, हाँ, खतरा या विपत्ति क्या होता है, हजार्ड जिसको बोलते हैं, हजार्ड, ठीक है। किन्हीं 2 खतरों के नाम लिखें, तो पढ़ लीजिएगा आंसर, और 2 को नाम यहाँ पे बताया गया है। और एक यहाँ पे ये वर्ड पढ़ लीजिएगा, यह मैं विशेष रूप से बता दे रहा हूँ। 1984 में हमारे भारत में एक मानव निर्मित आपदा होता है जिसको भोपाल गैस त्रासदी बोला जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल नाम सुना सुना लग रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। मध्य प्रदेश का बहुत फेमस शहर है, जैसे कि इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है। तो
भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। 1984 में एक फैक्ट्री था, ठीक है, फैक्ट्री का नाम है यूनियन कार्बाइड, ठीक है, क्या नाम है, यूनियन कार्बाइड, ठीक है। तो यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री है, मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ। यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में क्या हुआ कि अमेरिकी कंपनी थी, तो कंपनी को अवेयर किया गया था कि आपकी जो सेफ्टी स्टाफ थे वो बोल रहे थे कि आपका जो टैंक है ना, वो टैंक गैस वाला टैंक जहाँ पे जमा होता है, जो हीट होता है, वो टैंक सड़ गया है, तो इसको चेंज कर दीजिए, सेफ्टी ऑफिसर ने बोला था। लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी, तो उस पर ध्यान नहीं दे कि बोलो जाने दो नहीं यार, ऑलरेडी हम घाटे में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण वो कंपनी ध्यान नहीं दी इस बात को। क्या हुआ कि टैंक गर्म हो गया और अचानक से गैस जो है ब्लास्ट कर गया, गैस धीरे धीरे बरसने लगा। और यूनियन कार्बाइड नाम की ये जो फैक्ट्री थी, सॉरी, हाँ, यूनियन कार्बाइड जो उर्वरक फैक्ट्री थी, तो वहाँ से एक गैस रिसा हुआ जिसका नाम था साइनाइड, ठीक है। ये जो साइनाइड गैस था आंखों को पूरा एकदम लाल कर देता था, अगर पूछ लेगा तो आप लिख दीजिएगा, आंखों को पूरा लाल कर देता था और धीरे धीरे आपको सांस को रोक देता है, जिसके कारण आंखें लाल हो जाती हैं, यहाँ से ब्लड आने लगता है आंखों से थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और सांस फूलने लगता है और कुछ ही देर में लगभग 10 से 15 मिनट बाद आपकी जो है डेथ हो जाती है, सांस नहीं ले पाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये गैस था। तो ये गैस क्या हुआ, जैसे कि पूरे के पूरे भोपाल शहर में फैल गया। अब सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, एक मूवी है, आप देखिएगा तो डर जाइएगा, मतलब हिल जाइएगा पूरा अंदर से। मूवी का नाम है द रेलवे मैन, ठीक है, द रेलवे मैन, ट्रेन मैन, हाँ रेलवे मैन। उस मूवी में बताया गया है, आपको देखिएगा तो अजीब लगेगा यार। गैस फैल जाता है, फिर आदमी भागने लगता है, ट्रेन गाड़ी वगैरह सब एकदम, क्या बताएं, दिल दहल जाएगा। देखिएगा, मूवी का नाम है द रेलवे मैन, आप यूट्यूब में भी ट्रेलर मिल जाएगा। उसमें बताया वह गैस फट जाता है, लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद होते हैं, 10,000 से ज़्यादा। ट्रेन जो चलती है, तो ट्रेन वाले क्या करते हैं, उस दिन सिग्नल भी साला ख़राब हो जाता है, ट्रेन को रोक दिया जाता है कि नहीं उधर कोई ट्रेन नहीं जाएगा, और जो बीच में ट्रेन था उससे आदमी को भर के दूसरे जगह पे लाया जा रहा था, बहुत आदमी डेथ किया था। तो ये सब जानकारी रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारे सामने कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है तो हमें क्या करना है, उसका मतलब एज इट पॉसिबल उसका समाधान ढूंढना है, ठीक है। इसीलिए हमें आपदा प्रबंधन का नॉलेज रखना चाहिए। और ये कब हुआ था, 1984 में एक मूवी बनी है इसी के ऊपर, द रेलवे मैन, ठीक है, देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हजार्ड एक चेतावनी है, यदि समय रहते उचित कदम न उठाया जाए तो यह गंभीर आपदा का रूप ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो किन्हीं दो पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहला अर्थ क्विक, अर्थ क्विक, अर्थ मतलब पृथ्वी, क्विक मतलब हिलना, ठीक है, क्विक मतलब हिलना, तो पृथ्वी का हिलना यानी कि भूकंप, भूमि का कंपन, ठीक है, अर्थ यहीं से पता चल जाता है। वॉल्केनो, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, जब पृथ्वी के अंदर की लावा फट के बाहर निकलती है और आग के बड़े गोले निकलते हैं, मैग्मा निकलता है, उसी को ज्वालामुखी बोलते हैं। पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के बारे में बताया गया है। और गुजरात का जो 2001 में आया था, इसके बारे में भी बताया गया है, पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ के, मज़ा आया वो बोलेंगे। नेक्स्ट, खतरा आपदा के बीच क्या अंतर है, ये बताया गया है, ठीक है, खतरा क्या होता है, आपदा क्या होता है। अच्छा, इसको ना मैं भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ यार, ये डेटा। विश्व में लगभग कितना, तो 15,000 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। हमारे भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप में, जिसको बैरन द्वीप कहा जाता है, और बैरन द्वीप में ये ज्वालामुखी है। अगर आप कभी ऐसा हो कि अंडमान निकोबार जाएँ तो आप देखिएगा बैरन ज्वालामुखी, वहाँ पे अभी भी धुआं निकलता है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि बैरन ज्वालामुखी, चाहे बैरन वल्केनो, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। हाल ही के वर्षों में भी गतिविधियां देखी गई थी ज्वालामुखी से। विस्फोट से तत्काल जो है विनाश होता है, और लेकिन दीर्घकाल में ज्वालामुखी राख की मिट्टी को अत्यंत उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, यानी कि ज्वालामुखी से जो मिट्टी निकलती है वह मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ऐसा माना जाता है। माना नहीं जाता है, साइंटिफिकली प्रूव भी है, ठीक है, लेकिन वहाँ के आसपास के लोग नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो मैं तो जाऊँगा एक बार अंडमान निकोबार, आप लोग का भी वीडियो दे दूँगा चलिए आगे देखते हैं। खतरे और आपदा के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। खतरा क्या होता है और आपदा क्या होता है, ठीक है।
क्यों आपको पहले अवॉइड किया जाता है, ये सब आप लोग जानिएगा। और भूकंप की तीव्रता आपको मालूम है पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स होते हैं। तो ये जानिएगा कि तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर पैमाना से, रिक्टर स्केल से, या सुनामीटर जिसको बोलते हैं। सुनामी को सुनामीटर से और रिक्टर स्केल से भूकंप को। ठीक है, ये सब पढ़ना है। तीव्रता 7 से 8 के साथ आता है तो हजारों इमारतें गिर जाती हैं अगर इतना आएगा तो। और यह डिजास्टर कहलाता है। वर्ष 2001 में भूकंप आया था यही स्पीड से, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। समझ रहे हैं, बाप रे बाप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानव पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित कर रहा है। मानव जो है पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित कर रहा है, हमारा जो काम है डेली एक्टिविटीज़, या किस तरह से पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, ये आपको जानना है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ और सूखा के बारे में, तो फ्लड और ड्रट के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाढ़ क्या होता है, सूखा क्या होता है, सब हो गया। अब देखिए, ये 23-27 का ये भी पेपर है, लेकिन ये जो है ना 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 का। ठीक है, और ये दूसरा यूनिवर्सिटी का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का ही है, आपदा प्रबंधन का। चलिए देखते हैं आपदा प्रबंधन क्या है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है। तो आपदा प्रबंधन क्या है आपको मालूम है, इसका सब्जेक्टिव आंसर होगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो भूकंप रिक्टर पैमाना से। ठीक है। चक्रवात क्या है, तो अभी मैंने बताया समुद्र की जो वर्षा होती है, समुद्र की हवाओं से कारण लगातार वर्षा होती है कई दिनों तक, चक्रवात कहलाता है। ठीक है, इसका आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखे, तो लिख सकते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आता है एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है, तो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और एक हमारे देश में एनडीआरएफ चलता है, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना 2005 में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मानव जनित आपदा क्या है, तो ऐसी आपदा जो मनुष्य के द्वारा होती है, जैसे कि 1984 का भोपाल दुर्घटना। ठीक है। नेक्स्ट, भूकंप के 5 प्रभावों को लिखिए कि भूकंप के क्या क्या, जब भूकंप होता है तो क्या क्या हानि होती है। ठीक है, ये सब बताइएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। 1 मिनट, 3, 15 या 45, अच्छा आपका 4 आएगा, पहले फॉर्मेट चेंज था। आपदा के जोखिम एवं प्रकारों का वर्णन करें, मतलब यहाँ पे सब है क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन विद आंसर है दोनों। ठीक है, आपदा क्या है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ठीक है, और ये जो रिक्टर स्केल होता है वहाँ पे 0 से 9 तक रहता है, कितना, 0 से 9 तक होता है, जिसमें 6 से अधिक की तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। ठीक है। चक्रवात क्या है, एक में अगर भूकंप आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, वो कहावत सुना है, एक बोलता है कि बताओ भूकंप कैसे होता है, तो बोलता है पृथ्वी जो है शेषनाग के ऊपर बसी हुई है। ठीक है वो गलत बोल रहा है सर, पृथ्वी शेषनाग के ऊपर बसी हुई है, और जब शेषनाग जी करवट लेते हैं तो पृथ्वी हिलता है ठीक है, तो बोलता है चुप हो जा रहा हूँ तो पहले बचपन में मेरी मम्मी भी यही बोलती थी कि पृथ्वी को जो है ना शेषनाग जी सर पे लिए, और जब करवट लेते हैं तो पृथ्वी हिलती है। ये सही है, किसके लिए, छोटे बच्चे के लिए, जब उसको समझा नहीं पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं, मेजर प्लेट होता है, पृथ्वी होता है इस तरह से। ठीक है, अरे भाई पृथ्वी इस तरह से होता है, और पृथ्वी के अंदर जो है हमारे यहाँ पे मेजर प्लेट यानी कि बड़े बड़े 8 गो प्लेट है, और माइनर प्लेट है लगभग 20-22 गो। ये आपस में एक दूसरे से इधर इधर मूव करते रहते हैं, लेकिन जब आपस में टकराते हैं प्लेटें, तो इसके कारण क्या होता है, भूकंप होता है, पृथ्वी का ऊपर वाला स्थान हिलने लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर स्थित टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं उसके हिलने से हमारा क्या होता है, भूकंप होता है। तो देखिए, मेरी मम्मी एको क्लास नहीं पढ़ी है, तो हमको जो समझाई, चलिए उस टाइम के लिए अच्छा था भूकंप। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि भूकंप क्या है, तो वो समझाती थी। चलिए जो भी है, तो रिस्पेक्ट कीजिएगा पेरेंट्स का। चक्रवात एक विनाशकारी वायुमंडलीय घटना है, कहाँ पे होती है, वायुमंडल पे होती है, और हवा के माध्यम से वर्षा होती है। ठीक है, तेज हवा के साथ वर्षा जो निम्न दाब में उत्पन्न होती है, और इसमें तेज हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, कहीं भी जाएंगे छाता उता आता तो एकदम छाता को तोड़ के रख देता है, फुटका मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए 3 को प्राकृतिक आपदा और ये सब जान गए आप। अगला है आपदाओं के जोखिम एवं प्रकारों को वर्णन करें।
आपदा के जोखिम, ठीक है, रिस्क, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला जाता है भूस्खलन एवं भूकंप में क्या अंतर है। भूस्खलन, देखिए भू मतलब भूमि, स्खलन मतलब होता है क्या, खिसकना, यानी कि भूमि का अपने स्थान से खिसकना ही भूस्खलन कहलाता है। भूकंप पृथ्वी का अपने ही स्थान पे हिलना भूकंप है, लेकिन स्खलन में क्या होता है, जमीन खिसक के नीचे चला जाती है जैसे। और ये भूस्खलन अक्सर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहाँ मनाली साइड में, चाहे हिमाचल प्रदेश में, चाहे उत्तराखंड में, ये जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर से मिट्टी या पत्थर वगैरह गिर रहा है, ठीक है, रास्ता जाम हो गया, तो वो क्या है, भूस्खलन है, ठीक है। लैंड स्लाइड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, लैंड स्लाइड, लैंड मतलब ज़मीन, ठीक है। बचपन में लैंड का हम लोग गलत, सरकारी स्कूल में तो पढ़ने नहीं जानते थे जी, तो लैंड को हम लोग गलत उच्चारण करते थे ना। हाँ मैं भी करता था, मास्टर बोलता बक उड़ बक, क्या बोल रहा है। चलिए, तो भूस्खलन क्या है कि जमीन का अपने स्थान से खिसक जाना भूस्खलन है, जबकि भूकंप उसी स्थान पे रह के भूमि का हिलना भूकंप है, ठीक है। चलिए इस सब का पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा पढ़ने से सारी चीज़ें। भारत में चक्रवात के कारणों का क्या क्या कारण है, पढ़ लीजिएगा विस्तार से, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सारा ऐप में अपलोड है और नोट्स का वीडियो एग्ज़ाम से पहले आएगा, ये जान लीजिए। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में बताना है। 2005 एनडीआरएफ की जो स्थापना की गई, ठीक है, और जिला लेवल पे किस तरह से काम होता है, देश जो है सेंट्रल, फिर स्टेट लेवल पे कमेटी बनती है, स्टेट लेवल पर प्रत्येक जिला वाइज कमेटी बनाती है, इस सब को आपको पढ़ना है, ठीक है। बाढ़ क्या है, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ कुछ टॉपिक बता देता हूँ, इन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। सूखा क्या है, ये जान लीजिएगा, सूखा का क्या कारण होता है, और जब आती है सूखा तो किस तरह से चारों ओर कृषि को क्या करते हैं, विनाश कर देती है, कृषि नहीं होती। तो आपको या तो आएगा आपदा, ठीक है, आपदा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, आपदा क्या है, इसको कैसे, या जोखिम क्या है, ठीक, आपदा जोखिम, ये दो को क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। तीसरा आपका आ जाता है या तो सूखा से आएगा, ठीक, यही सब में से कोई आएगा, सूखा, बाढ़, ठीक, चक्रवात, ओके, चक्रवात तीसरा हो गया। चौथा प्राकृतिक आपदा है आपका क्या, तो भूकंप, ओके, और क्या आता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूस्खलन, यही सब में से कोई एक आता है, ठीक है। 6 गो है काफ़ी। और इसके अलावा आपका मानव निर्मित आपदा में आ सकता है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो यही सब आएगा दोस्त, ठीक है। रखते हैं, रात के 10 बज गए हैं। और जिनको ऐप ख़रीदना है 60 रुपया में है। अगर आप अभी ऐप को ख़रीदते हैं तो सेमेस्टर 2 का सभी सब्जेक्ट का मिलेगा नोट्स, सेमेस्टर 3 का सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है। अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हो तो 7 का भी मिलेगा, 8 का भी मिलेगा, सिर्फ 60 रुपया में। एक बार पेमेंट कीजिए और लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा सभी पेपर का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में।